स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से महिलाओं को लेकर आज 4 बड़े ऐलान किए गए हैं। बिल्कुल इससे संबंधित बारीकी से आपको अपडेट देंगे, किस तरह के ऐलान किए गए हैं, आने वाले समय में बेटियों को, महिलाओं को और कौन से फायदे वर्तमान सरकार की ओर से पहुंचाए जाएंगे। इससे जुड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। JOAIT पोस्ट कोड 817 पर देखिए, पिछले कल ही हमने जानकारी दी थी कि आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक हुई भी है, सभी विभागों के अधिकारी जो बुलाए गए थे इसमें पहुंचे भी। किस तरह के आदेश जारी हुए हैं इस भर्ती के भविष्य को लेकर, ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। शिक्षा स्तर में भी 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज इस पर भी सीएम सुक्खू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आखिरकार ये मुख्यमंत्री कौन से कार्यक्रम में गए थे जहां इनकी ओर से इतने ऐलान किए गए हैं, महिलाओं को लेकर भी, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने पर भी, ये जानकारी बिल्कुल आज हम इसी बुलेटिन में आपको देने वाले हैं। ग्राम रोजगार सेवक भी अब यहां मर्जर की मांग उठा रहे हैं। पहले जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारियों ने ये मांग उठाई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं अब यहां ग्राम रोजगार सेवकों की ओर से भी मर्जर पर मांग उठाई जा रही है। इनकी संख्या कितनी है और उसके बाद कितना बोझ विभाग पर पड़ेगा, किस विभाग में ये मर्जर को लेकर मांग उठा रहे हैं, ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान ये जारी किया गया है कि 27 और 28 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी होने वाली है, इसलिए सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। हालांकि अभी हिमाचल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर महज कोहरा पड़ रहा है, लेकिन तापमान में कोई गिरावट नहीं आ रही थी। टेम्परेचर एक तरह से सामान्य बना हुआ था, लेकिन अब जल्दी ही यहाँ मौसम करवट बदलने वाला है और 30 नवंबर तक शीत लहर के प्रभाव में ही हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ प्रेडिक्शन जारी की गई है। देखिए, आज ही सीएम सुक्खू की ओर से विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया है। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही एक और केंद्र तैयार हुआ है। हालांकि समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में ही सेंटर तैयार किया गया है और ये कान्वे जीनियस के सहयोग से चलाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इससे फ़ायदा न केवल शिक्षकों को और छात्रों को ही बल्कि प्रशासकों को भी मिलने वाला है। पूरी तरह से डाटा उपलब्ध करवाने का काम इस योजना के बाद होगा। आज ओक ओवर में ही सीएम सुक्खू की ओर से इसका लोकार्पण कर दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि इस योजना के बाद विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिल पाएगा, शिक्षकों की सहायता हो पाएगी और प्रशासकों को डाटा उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डाटा संचालित प्रणाली में एक तरह से ये स्कूल सक्षम बनाएगा। तो ये एक तो इनकी ओर से स्टेटमेंट दी गई। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि पूर्व जयराम सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन आधारभूत ढांचा स्कूलों के लिए नहीं तैयार किया गया है। यही वजह है कि वर्तमान सरकार ने 900 के करीब स्कूल बंद किए। ये ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, ना कि स्कूलों की संख्या पर फोकस हो। इसीलिए तरह तरह के कदम अभी देखिए वर्तमान सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये जो अभी यहाँ विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया गया है, इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में भी कई तरह के बदलाव देखने पर मिलेंगे। ज़मीनी स्तर पर कई नई योजनाएं शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू होने वाली हैं। तो ये अपडेट भी आज हम आपके लिए लेकर आए थे। अब बात भाजपा से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि ऋण पर लगातार बयानबाजी दोनों पक्षों में हो रही है। अभी हाल ही में सीएम सुक्खू की ओर से कुछ एक आंकड़े रखे गए हैं लिए गए ऋण को लेकर। अब इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से ये कहा जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री भूल गए हैं उन्होंने कितना ऋण लिया है, या सही से उन्हें आंकड़े मालूम नहीं है। आरटीआई के तहत भाजपा ने इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसमें कई तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। पहली बात उनकी ओर से ये कही गई है कि लगभग 10,300 करोड़ का ऋण हिमाचल सरकार ने 11 महीने में ही ले लिया है, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए का ऋण हर माह वर्तमान सरकार की ओर से लिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस ऋण से कोई भी सामाजिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। ना संस्थान खोले जा रहे हैं, ना अस्पताल खोले जा रहे हैं और ना ही स्कूल खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में इस ऋण का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इस पर वर्तमान सरकार को जवाब देना चाहिए। ये डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज कुछ एक आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि यदि इसी तरह से लोन लेने का सिलसिला जारी रहा तो 5 साल में 60,000 करोड़ से भी ऊपर यह आंकड़ा पहुंचने वाला है। परिवहन विभाग की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। ये 2 पहिया वाहनों को लेकर सख्ती अब परिवहन विभाग की ओर से बढ़ती जाएगी। देखिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं कि स्कूटी पर यदि कोई महिला जा रही है तो उसने खुद हेलमेट पहना है लेकिन अपने बच्चे को नहीं पहनाया है।
बाइक और स्कूटी पर अब अनिवार्य कर दिया गया है कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ है या कोई बच्चा भी छोटा सा आपके साथ है, उसे हेलमेट पहनाया जाए, नहीं तो तुरंत प्रभाव से उसी वक्त आपका चालान भी होगा और साथ ही साथ स्कूटी और बाइक दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। ये सख्ती दिखाई जाएगी। अब विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस को भी, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी ओर से सावधानी बरती जाए। हेलमेट पहनकर ही अब आप बाइक और स्कूटी पर अपने बच्चे को बिठा सकते हैं। और नियमों की अभी उल्लंघना हो रही थी। बहुत सारे बाइकर्स या फिर स्कूटी में बैठी महिलाएं ऐसी नज़र आ रही थी जो खुद तो नियमों का पालन कर रही थी लेकिन बच्चों से नहीं करवा रही थी। अब ज़रूरी हो गया है कि आपके साथ अगर बहुत छोटा बच्चा भी है तो उसे भी हेलमेट खरीदा जाए और उसे पहनाया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों पर आना चाहेंगे। अब देखिए, इनकी ओर से भी यहाँ नई मांग उठाई जा रही है। दरअसल इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इन्हें भी अब यहाँ ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज कर दिया जाए। पहले जिला परिषद कैडर की ओर से ये डिमांड रखी गई कि पंचायती राज विभाग में उन्हें मर्ज किया जाए। अब ग्राम रोजगार सेवक भी ये कह रहे हैं। हालांकि पीछे इसके ये कारण रहा है कि पिछले 3 महीने की सैलरी एक तो इन्हें नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार की ओर से इनके लिए ग्रांट जारी होती है और इस बार ये ग्रांट ना मिलने पर सैलरी से वंचित रह गए हैं। त्योहारी सीजन भी बिना सैलरी के इन्हें अपना मनाना पड़ा। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि अगर डायरेक्टली इन्हें यहाँ ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज कर दिया जाता है तो सैलरी की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और बाकी लाभ भी इन्हें मिल पाएंगे। कई वित्तीय लाभों से इन्हें वंचित रहना पड़ता है। मेडिकल लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और ओपीएस के लाभ से भी ये वंचित हैं। तो सभी तरह की यहाँ फैसिलिटीज़ इन्हें दी जा सकती हैं अगर इन्हें विभाग में मर्ज किया जाए। फिलहाल इस पर ज़्यादा बोझ, इसे लेकर ज़्यादा बोझ भी डिपार्टमेंट पर नहीं पड़ेगा, ये भी इनकी ओर से हवाला दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक पंचायती राज विभाग में तो मर्ज नहीं किया गया है जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को, तो इनकी मांग पर गौर होता है नहीं, ये देखना होगा। हालांकि नया रास्ता यहाँ मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से ये निकाला गया है ताकि इनकी सैलरी इन्हें दी जा सके, तो एक रिवॉल्विंग फंड जारी किया जाएगा। लेकिन रिवॉल्विंग फंड जारी होने से पहले ही इन्होंने अपनी डिमांड रख दी है कि इन्हें सीधे तौर पर मर्ज कर दिया जाए। हर बार ये इस तरह की समस्याएं नहीं देख सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए, जो ये ग्राम रोजगार सेवक हैं, हालांकि इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 से ऊपर की इनकी भी संख्या है। और अगर हम जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की बात करें तो वो 4700 के करीब है। ऐसे में ना उनकी डिमांड पूरी हुई है और नई डिमांड अब यहाँ सामने आई है। इस पर क्या रिएक्शन सरकार की ओर से आता है, ये देखना होगा। स्कूलों में अब नया ड्रेस कोड शुरू किया जाएगा। ये सरकारी स्कूलों से संबंधित अपडेट हम लेकर आए हैं। दरअसल क्योंकि हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही राज्य के सरकारी स्कूलों को बनाने की कोशिश अब वर्तमान सरकार की ओर से हो रही है, तो ये भी ज़रूरी है कि स्मार्ट यूनिफॉर्म भी इन बच्चों को दी जाए। सरकारी स्कूल की छात्राओं को सलवार कमीज़ अभी पहननी पड़ती है, लेकिन अब आने वाले समय में स्कर्ट और पैंट इनके लिए भी शुरू की जाएगी। ये स्कूल प्रबंधन पर छोड़ दिया गया है कि किस तरह का यूनिफॉर्म कोड अपने यहाँ ये लागू करना चाह रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी इसके लिए बुलाई जाए, अभिभावकों से भी राय ली जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन किसी तरह से स्कूल प्रबंधन बाध्य नहीं होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। ये अपने स्तर पर यहाँ स्कूल ड्रेस को तय कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और देखने में आती है कि जो प्राइवेट स्कूल के छात्र होते हैं वो अपने से कम मांगते हैं सरकारी स्कूल के छात्रों को। इसमें एक बड़ा कारण पहनावा भी रहता है। उन्हें लगता है कि स्मार्ट यूनिफॉर्म उनके पास है, स्मार्ट स्कूल है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों के छात्र उनसे 2 गुना ज़्यादा भी टैलेंटेड हो फिर भी उन्हें कम मांगते हैं। लेकिन अब जब यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, सुविधाएं एक जैसी मिलेगी, तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। और इसी मकसद से सीएम सुक्खू ये सभी आदेश आगे जारी कर रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री की ओर से एक और बात कही गई है कि इन्होंने अपनी तीसरी गारंटी भी पूरी कर ली है। पहली गारंटी ओपीएस बहाली को लेकर थी, जो कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू हो चुकी है। दूसरी गारंटी रोजगार देने पर थी, तो स्टार्टअप योजना बेरोजगार युवाओं के लिए लाई गई है। ये लगभग 680 करोड़ की योजना है। इसमें ई टैक्सीज दी जाएंगी, युवाओं को उन्हें खुद चलानी होगी और सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ इन टैक्सीज को अटैच किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो टैक्सी चलाने में इच्छुक हैं भी या नहीं। पहले चरण में 500 के करीब ई टैक्सीज आवंटित की जाएंगी, ये एक तरह से ऐलान इसमें हुआ है। और ये दूसरी गारंटी है जो कि पूरी सरकार की ओर से कर ली गई है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है। इसी बीच तीसरी गारंटी को लेकर जिक्र किया जा रहा है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर है कि अब
पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम अब यहाँ पढ़ाई रहने वाली है। अब बात चाहे साइंस विषय पर हो या मैथमेटिक्स विषय की हो, तो इंग्लिश मीडियम ही ये स्कूल्स रहेंगे, इंग्लिश विषय में ही ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने होंगे। हालांकि पहले भी इस तरह की कोशिश तो देखिए ज़रूर की गई थी, लेकिन पिछली सरकारें कामयाब नहीं रही इस कोशिश में। कारण इसका ये है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे थे जहाँ पर काबिल शिक्षक ही नहीं थे। लेकिन अब शिक्षकों को भेजा जाएगा सिंगापुर, और सिंगापुर इन्हें इसलिए भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर ये एक्सपोजर ले सके क्वालिटी एजुकेशन पर। उसके बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में कितना बदलाव आता है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बन पाते हैं या नहीं, और सभी सब्जेक्ट्स को अंग्रेज़ी विषय में पढ़ाया जाता है, अंग्रेज़ी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तो ये अपडेट एक हम आपके लिए लेकर आए थे। ये लगभग 200 के करीब टीचर हैं जिन्हें एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर भेजा जाएगा, और ये शिक्षा विभाग की ओर से ही तय किया जाएगा कि कौन कौन शिक्षक ऐसे हैं जो कि इस विजिट पर भेजे जा सकते हैं। देखिए, ओपीएस और स्मार्ट मीटर पर भी अब और ज़्यादा बहस होती हुई नज़र आ रही है। ये बिजली बोर्ड से संबंधित हम अपडेट लेकर आए हैं। ओपीएस तो इनके लिए अभी तक लागू हो नहीं पाई, दूसरी ओर जो स्मार्ट मीटर्स हैं उस पर विवाद छिड़ गया है। स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है, और यहाँ कर्मचारियों की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस टेंडर प्रक्रिया को रुकवाएं। हवाला इनकी ओर से ये दिया जा रहा है कि इससे बजट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। यूँ तो ओपीएस लागू करने के लिए बिजली बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में इस योजना को पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये एक तरह से बिजली बोर्ड के लिए घाटे का सौदा रहने वाला है। करोड़ों का घाटा इससे हो जाएगा, यानी कि नुकसान एक तरह से बिजली बोर्ड को होने वाला है। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है, और ये आरडीएसएस योजना के तहत बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर्स खरीदे जाएंगे बिजली बोर्ड की ओर से। लेकिन बड़ी बात यह है कि अडानी समूह का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि टेंडर प्रक्रिया है। लगभग 4 कंपनीज हैं जिन्होंने टेंडर के लिए आवेदन किया था, इसमें एक अडानी समूह भी है। और बिजली बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन की ओर से ये कहा जा रहा है कि केवल अडानी को ही फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ये योजना लाई है, लेकिन ये केंद्र सरकार का मकसद यहाँ पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अब ये टेंडर प्रक्रिया पूरी होने देते हैं या नहीं, ये फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अडानी समूह ने 13,888 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल किया है। तो अब इसी के चलते ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, और यहाँ पर भी 3700 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 1900 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर पर खर्च होने वाले हैं, अगर ये आखिरी चरण भी टेंडर प्रक्रिया का पूरा हो जाता है। तो ये बिजली बोर्ड से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। हरोली में पहला ट्रैफिक पार्क बनने जा रहा है। ऊना के हरोली में ट्रैफिक पार्क बनेगा। अभी तक पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के ट्रैफिक पार्क का निर्माण कहीं नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज ये बड़ी अपडेट दी गई है। दरअसल जो रामपुर पुल के दोनों ओर के क्षेत्र हैं उन्हें विकसित किया जाएगा। ये पर्यटक सुविधा परिसर के रूप में विकसित होने वाले हैं। एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश अब हरोली में भी की जा रही है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि पहला ये ट्रैफिक पार्क है, और लगभग 3 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, और लगभग 6 महीनों में पीडब्ल्यूडी की ओर से ये पार्क तैयार होगा। हालांकि एक सिंथेटिक ट्रैक भी इसके बाहर बनाया जाएगा, ताकि जो युवा हैं वो अपनी दौड़ और बाकी स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी जारी रख सके। तो ये अपडेट आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से दी गई थी, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब अगली बात गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी एक तरह से फाइनल स्टेज पर है। फाइनल स्टेज इसकी शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले टूरिज्म के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को लागू करने के लिए R&R कमेटी का गठन कर लिया है, और इस कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर ADM कांगड़ा है, जबकि कमेटी का अध्यक्ष DC कांगड़ा निपुण जिंदल को बनाया गया है। कमेटी में एक सांसद, 2 विधायक और 8 पंचायत प्रधानों समेत कई अन्य सदस्यों को भी लिया गया है। यह कमेटी डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा से इस प्लान को फाइनल करवाएगी, और उसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होने वाला है। लगभग 2500 करोड़ का खर्च भूमि अधिग्रहण पर आने वाला है। एक ये अपडेट थी। अब दूसरी बात, नए शिक्षा सत्र में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उससे संबंधित आपको अपडेट दे देते हैं। पहली बात तो हम बता ही चुके हैं, क्योंकि तीसरी गारंटी का हमने जिक्र किया था कि इंग्लिश मीडियम अब स्कूल्स बनाए जाएंगे। अंग्रेज़ी लैंग्वेज में ही यहाँ पर अब छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, चाहे विषय मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है। लेकिन दूसरी ओर अब शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा। आज CM सुक्खू की ओर से ये भी दूसरा ऐलान किया गया है, और नई वर्दी को लेकर भी हालांकि हम अपडेट दे ही चुके हैं। नया यूनिफॉर्म कोड लाया जा रहा है। यहाँ स्कूल प्रबंधन को अपने स्तर पर फैसला लेना है कि
किस कलर की यूनिफॉर्म रखनी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। यानी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अब अलग अलग यूनिफॉर्म्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी सभी सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये सिनेरियो भी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अलग अलग यूनिफॉर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि अपने स्तर पर यहाँ स्कूल प्रबंधन को फैसला लेना है, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसके लिए ज़रूर एक बार आयोजित की जाए, ये भी सरकार की ओर से कहा गया है। JOEIT पोस्ट कोड 817 पर अब आना चाहेंगे। दरअसल इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आज बैठक बुलाई गई थी पोस्ट कोड 817 और 903 को लेकर। इसमें कार्मिक विभाग, लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग के अधिकारी भी आए थे, विधि विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे जिन्हें बुलाया गया था, और विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से इसमें डायरेक्टर विजिलेंस आए थे। मुख्य सचिव ने इनसे ये जानकारी ली कि इस पोस्ट कोड में जो FIR दर्ज की गई है उसे लेकर क्या अपडेट है। तो यहाँ विजिलेंस डायरेक्टर की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी तक फॉरेंसिक लैब से कुछ एक रिपोर्ट्स ही नहीं आई हैं। हालांकि जो फॉरेंसिक लैब की डायरेक्टर हैं उनसे टेलीफोनिकली ही बात करनी पड़ी, क्योंकि वो धर्मशाला गई हुई थी, जिस वजह से कुछ जानकारी ही उनसे हासिल हो पाई है। तो अब इस पर आने वाले समय के लिए मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कार्मिक विभाग को कि ये मामला फाइल पर पुटअप कर दिया जाए। फिलहाल अभी इतना ही कहा गया है, क्योंकि फॉरेंसिक लैब से कुछ एक रिपोर्ट्स का आना बाकी है, और बाकी पोस्ट कोड्स में भी यही एक बड़ी अड़चन है। फॉरेंसिक लैब से ही रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, जिस वजह से आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से बार बार हवाला ही ये दिया जा रहा है कि जब तक फॉरेंसिक लैब अपनी रिपोर्ट नहीं देगी, ये अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि फाइनल रिपोर्ट जो विजिलेंस ब्यूरो सबमिट करेगा सरकार को, वो तभी सबमिट हो सकती है जब फॉरेंसिक लैब पहले अपना काम पूरा करे। और अब इस बीच भी देखिए टेलीफोनिकली ही इन्हें कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी फॉरेंसिक लैब की डायरेक्टर से, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। महिलाओं के लिए 4 बड़े ऐलान आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किए गए हैं। दरअसल पोर्टमोर स्कूल में कार्यक्रम था, और इसी बीच छात्राओं को लेकर भी बड़ी बातें CM सुक्खू की ओर से कही गई हैं। हालांकि कुछ एक बदलाव अभी नए शैक्षणिक सत्र में होंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं के लिए ही महज जो ऐलान हुए हैं उससे संबंधित अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। पहली बात शादी को लेकर कही गई है कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल उम्र की जाएगी लड़कियों की, ताकि अपने सपने ये पूरी कर सके, अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सके। अब जल्दबाजी में यहाँ पर लड़कियों की शादियाँ नहीं हो पाएंगी, और इसे लेकर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है, और एक बैठक भी इस कमेटी की हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आज ये बात भी अपने भाषण में कही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर कही है कि इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दे दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब एक और नई पेंशन योजना महिलाओं के लिए लाई जाएगी, तो ये भी एक राहत भरी खबर हम कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए ही है। और चौथा ऐलान लैंड होल्डिंग एक्ट को लेकर था। हालांकि इसमें पहले ही बेटियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। आने वाले समय में बेटियों के लिए और क्या अधिकार दिए जा सकते हैं, क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी वर्तमान सरकार की ओर से गौर किया जा रहा है। ये आज मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि शादी की उम्र एक तरह से बढ़ाई जाएगी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरह से पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण दे दिया गया है, वैसा ही अब बाकी भर्तियों में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लड़कियों को एक विशेष तौर का आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि कोशिश ये सरकार की ओर से की जा रही है कि बिल्कुल महिलाओं को और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। तो ये भी आज एक अपडेट थी, 4 ऐलान जो कि किए गए हैं। देखिए विकास खंड कुफरी के ग्राम पंचायत मझोली के पंचायत सचिव नरेश शर्मा को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ एक वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं इनकी सर्विस में, और जो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें भी इन्हें दोषी ठहराया गया था। उसके बाद ये देखा गया कि लाखों का घोटाला एक तरह से इन्होंने कर दिया है। अभी फ़िलहाल इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से, और साथ ही साथ बाकी के कदम भी इनके ऊपर उठाए जाएंगे, यानी कि और भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, ये संकेत भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग पहुंच चुके हैं। हिमाचल दौरे पर ही आएंगे। पिछले कल ही हालांकि देखिए हमने आपको ये जानकारी दे दी थी। JP नड्डा आज शाम चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 8:30 बजे बिलासपुर पहुंच जाएंगे। उनके साथ तेलंगाना दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी साथ लौट रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह गग्गल एयरपोर्ट पर उतरे थे और हमीरपुर में आज दिशा कमेटी की बैठक में पहुंचे थे, उसमें शामिल हुए थे, और उसके बाद रात्रि विश्राम अब ये ऊना में करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।